students, welcome back to my YouTube channel in Chemistry with Joy Academy. In this lecture, we are going to discuss on the chemical equilibrium. Dear students, ये याद कर लें कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो हमेशा रिएक्शंस के बीच में होता है। किन में होता है? रिएक्शंस के बीच में होता है। और अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, वो दो किस्म के होते हैं ऑन अकॉर्डिंग्स विद देयर डायरेक्शन। यानी कि मैं बताने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, वो भी डायरेक्शंस के हिसाब से कितने टाइप होते हैं। ये स्टूडेंट ये याद कर लें और अकॉर्डिंग विद देयर डायरेक्शन देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस। उनमें जो एक होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। आपने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अपनी जिंदगी में कई बार सुना होगा। आपने ये अक्सर ड्राइविंग में सुना होगा। आपने सुना होगा कि जो रिवर्सिबल होते हैं यानी कि कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जो कि मतलब आगे भी मूव करती है और पीछे की तरफ भी मूव करती है। यानी कि जो हमारी जो लेट सपोज कार्स होती है उनको हम आगे भी मूव करवा सकते हैं और उनको रिवर्स भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको गाड़ी का जो मतलब फेस है वो मूव करवाएंगे, नहीं, मतलब आगे करके फिर उनको पीछे जो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स करते हैं। और कुछ गाड़ियां हमारी ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ आगे की तरफ मूव करती है और पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकती। लेट सपोज जो हमारी बाइक होती है उनको हम कभी भी पीछे की तरफ मुड़वा नहीं सकते, उसको हम रिटर्न कर सकते हैं, न्यूट्रल ले सकते हैं, और लेकिन उसको कभी भी हम रिवर्स नहीं कर सकते। सो आई होप यू हैव गॉट द मीनिंग ऑफ द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड द इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये याद कर लें, ये जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है वही सेम मीनिंग क्या होता है जिस तरह के ड्राइविंग में होता है। सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। सो मैंने बताया हुआ है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो आगे की तरफ भी मूव करते हैं और पीछे की तरफ भी मूव करते हैं। यानी कि इनका डायरेक्शन क्या होता है? दो होता है। वो आगे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं। सो वी कैन राइट हियर जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो टू डायरेक्शनल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? टू डायरेक्शनल रिएक्शंस। सो टू डायरेक्शनल रिएक्शंस। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वन डायरेक्शनल। क्या लिखेंगे? वन डायरेक्शनल रिएक्शंस। ठीक, ये तो बात हो गई डायरेक्शन की कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो टू डायरेक्शनल होते हैं, जो इरिवर्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं? वन डायरेक्शनल होते हैं। अगर हम बात करें लेट्स सपोज कि ये जो हमारे टू डायरेक्शनल होते हैं तो इनके सिंबल के ऊपर अगर हम बात करें तो इनकी सिंबल क्या होती है? कुछ डबल एरो के साथ यूं होती है। क्या होता है? डबल एरो। और अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की तो उनके लिए जो सिंबल दी गई है वो क्या दी गई है? सिर्फ वन एरो। यहाँ पर देखें कि दो डायरेक्शन दिए हुए हैं और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि तो ये सिर्फ फॉरवर्ड मूव करते हैं। लेट्स सपोज एक हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमारा जो A प्लस बी है ये हमारे क्या है? रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया हुआ है और एक हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी कि ये हम इनमें क्या कर रहे हैं? सिंबल दी हुई है और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है C प्लस D। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं लेट्स सपोज A प्लस बी, इनने आपस में रिएक्ट किया हुआ है और ये क्या हमें दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं C प्लस D। अगर हम बात करें कि ये इनके डायरेक्शंस के हिसाब से तो उनको जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको हम टू डायरेक्शनल क्यों करते हैं और ये जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको हम वन डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं? तो ये याद कर लें, इनके लिए भी एक रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है कि याद कर लें कि जो हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो कभी भी 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। क्या नहीं होता? जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो कभी भी 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होता। फिलहाल आप ये याद कर लें, मैं इनका रीजन बताने वाला हूँ कि इनको हम डबल डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं। लेकिन जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनमें होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो 100% और ऑलमोस्ट 100% चेंज इनटू प्रोडक्ट। यानी कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो 100% किन में चेंज हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। इस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट never changes 100% into प्रोडक्ट। तो इनका मतलब ये हुआ जो रिएक्टेंट होते हैं वो कभी भी 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर, इनमें होता क्या है कि जो रिएक्टेंट होते हैं हमारे रिएक्टेंट चेंजेस almost 100% प्रोडक्ट।
तो इनमें क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, इस वजह से ये क्या रिएक्टेंट में चेंज नहीं आते। अगर हम बात करें कि इनको टू डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, सो ये याद कर ले डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं मैंने बताया हुआ है कि वो कभी भी 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते। वो क्यों नहीं होते ये याद कर लें। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि आगे बढ़कर मतलब जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है कि वो जो प्रोडक्ट होता है वो फिर से हमारे रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो पहले क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में फिर से वही मतलब रिएक्टेंट हमारे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है कि जो हमारा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वही रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो फॉरवर्ड 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 रिएक्शन एंड बैकवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड रिएक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर तो इनमें क्या होता है, सिर्फ क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शंस। लेट्स सपोज यहाँ पर हमें दो रिएक्टेंट दिए गए हैं और लेट्स सपोज दोनों का जो हम एक मास ले रहे हैं वो क्या है, 10 मोल है। लेट्स सपोज अगर हम बात करें स्टार्टिंग में ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट हमारे ज्यादा होंगे, लेकिन जब टाइम गुजरता जाएगा तो हमारा ये जो रिएक्टेंट साइड होगी वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो कुछ कंडीशंस ऐसी आएगी कि जो ये जो हमारे 10 मोल होते हैं वो रिएक्टेंट के चेंज हो जाते हैं। लेट्स सपोज 9.8 यानी कि ये ऑलमोस्ट 100% है, 9.8 मोल ऑफ हमें क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 100% ऑलमोस्ट 100% चेंज हो गए, ये कभी भी अब रिएक्टेंट में वापस नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शंस में तो यहाँ पर होता है कुछ यूं है कि जो लेट सपोज यहाँ पर हमारे 8 मोल है रिएक्टेंट के, तो यहाँ पर होगा क्या कि 4 मोल्स हमारे क्या बनेंगे, 4 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब इनसे ज्यादा हमारे जो है प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये अब क्या करेंगे, ये मतलब रिवर्स स्टार्ट करेंगे कि हमारे रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे और एक ऐसी कंडीशंस आएगी जहां पर हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, जहां पर देखेंगे कि 4 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट होते हैं वो चेंज होते हैं किनमें, प्रोडक्ट में, लेकिन उनमें से कुछ हिस्सा हमारा क्या आता है, रिएक्टेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी कि इनको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोजीशन भी बोलेंगे कि रिएक्टेंट हमारे जो है 4 मोल्स ऑफ द reactant change into product and 2 moles of the product changes into reactant, यानी कि 2 moles उनमें क्या बन रहे हैं, हमारे reactant बन रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होता है विद टाइमली ये मतलब रिपीटेड होगा कि हमारे 4 moles ऑफ द प्रोडक्ट बनेगा एंड 2 moles ऑफ द रिएक्टेंट बनेगा। सो इनके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल ये समझा रहा हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस किनको बोलते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन किनको बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो ये याद कर लें कि जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है वो सिर्फ किनमें होती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शंस होती है, देयर इज नो एनी कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, देयर इज नो एनी कांसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये क्यों नहीं होती, मैंने बताया हुआ है कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, 100% चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, वो कभी भी मतलब बैकवर्ड मूव नहीं करते, जो कि हम बता सकें कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है कि यहाँ पर हमारे 10 मोल ऑफ द प्रोडक्ट बन रहे हैं वह वो पीछे से 2 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट बन रहे हैं, ये कभी भी नहीं होता। ये क्या होता है, हमारे स्लोली एक प्रोडक्ट बनता है, जब भी प्रोडक्ट मतलब हमारा 100% आ जाता है तो वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्सिबल रिएक्शंस में, ये क्या होते हैं, वो कभी भी कंप्लीशन में नहीं जाते, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं। यानी कि हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते जा रहे हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उनमें से कुछ हिस्सा क्या होता है, बनते जा रहा है, हमारा रिएक्टेंट में चेंज होता जा रहा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। आई होप यू हैव गॉट द difference between the reversible reactions and the irreversible reactions. Now we are going to discuss on the reversible reactions. क्यों
हम ये सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस क्यों करने वाले हैं? मैंने बताया हुआ है कि जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो किनमें होती है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में। और हमारा जो चैप्टर भी है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, और मैंने बताया हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज कंसर्न विद reversible reactions. So dear students, after discussing on the reversible reactions and the irreversible reactions, मैंने आपको बताया कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है उनमें क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट पोजीशन होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसको हम कहते हैं। मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में होती है, और वो तब कहलाती है जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट हम किसको कहेंगे? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू, किसके साथ इक्वल हो जाए? बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। और मैंने बताया हुआ है, लेट्स सपोज मैंने बताया कि A प्लस B ने, ये दो क्या है? एटम्स है या कंपाउंड है, कुछ भी कर सकते हैं। इनने आपस में क्या किया हुआ है? रिएक्ट किया हुआ है, और हमें कंपाउंड मिल रहे हैं C प्लस D। लेट्स सपोज मैंने बताया था अगर इनके जो मोल्स हैं वो 8 मोल्स हैं स्टार्टिंग में, अभी इन्होंने रिएक्ट नहीं किया हुआ, हमारे एक जब भी ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हमें एक प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज हमें ये एक मोल मिलना स्टार्ट हो गए, यहाँ पर 8 मोल्स है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग में ये 8 मोल्स थे और एक जो मोल है हमें प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो गया है, तो इट मींस दैट हमें इनसे क्या करना पड़ेगा? एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कुछ प्रोडक्ट मिल गया है। और अब थोड़ा टाइम गुजरता जाएगा, जिससे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो ये जो हमारा रिएक्टेंट साइड होगा उसका जो मतलब रिएक्टेंट का जो क्वांटिटी जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होगी वो इंक्रीज यानी कि बढ़ती जाएगी। हमारी कुछ ऐसी पोजीशन आएगी जहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि अगर 4 मोल्स में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और इसी तरह के 2 मोल्स अगर, या फिर 4 ही आप कह लें कि 4 मोल्स हमें क्या मिल रहे हैं? रिएक्टेंट मिल रहे हैं, यानी कि जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड जो रिएक्शन होता है, यानी कि रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, वो क्या है? इक्वल है। जब भी ये पोजीशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। और अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो डियर स्टूडेंट्स ये याद कर लें कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक एक होती है वो क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाती है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें इनके ऊपर, डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट्स ये याद कर लें, डायनामिक इक्विलिब्रियम हम उसको बोलते हैं जो एक प्रोसेस कंटीन्यूअसली मतलब चलता जाए। मैंने बताया हुआ है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, वो हमेशा क्या होते हैं? मतलब इन प्रोसेस में चलते रहते हैं, क्योंकि वो रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और जो प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में चेंज होते जाते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन चलता जाएगा विद टाइम। तो इस वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करें इस जो पॉइंट के ऊपर, तो ये याद कर लें कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मैक्रोस्कोपिक। क्या होती है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी। सो इट मींस दैट ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो कभी भी इनिशियल या फाइनल पे डिपेंडेंट नहीं करते, यानी कि जो इनिशियल जो हमारा कंसंट्रेशन है या फाइनल कंसंट्रेशन है उन पे डिपेंडेंट नहीं करती। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। अगर हम बात करें इनके ऊपर, तो यहाँ पर देखें जो हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो क्या होता है? इक्वल हो जाता है किसके? रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि ये क्या हो गया? इनकी क्वांटिटी हो गई। अगर हम बात करें कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, मैंने बताया हुआ है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, ये याद कर लें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा क्लोज सिस्टम में होते हैं। किन में होते हैं? क्लोज सिस्टम में, यानी कि जो हमारे रिवर्सिबल reactions always happens in या get in, जो भी आप कह दें, happens in closed system। क्या होते हैं? क्लोज सिस्टम में
इनका रिएक्शंस होता है। और अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो वो हमेशा क्लोज में भी हो सकते हैं और ओपन में भी हो सकते हैं, दोनों में। लेकिन इनके लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो हमेशा किन में होते हैं? क्लोज सिस्टम में। एक पॉइंट और याद कर लें कि जब भी हमारा कोई क्लोज सिस्टम होगा तो उनमें जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो चेंज भी हो सकती है। अगर हम क्या करेंगे, उनका वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो उनकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो चेंजेस विद चेंजेस ऑफ द टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सो रिमेंबर इट। ये कौन सी पॉइंट थी? ये कि जो हमारे इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द लॉ ऑफ द मास एक्शन, जो कि हमारा केसी और केपी को डिफाइन करता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। So dear students, after discussing on the types of the reactions and the properties of the chemical equilibrium, now we are going to discuss on the law of the mass action, which was given by the Cato, Gullberg and the Peter Wrege in 1864. जिसकी मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि ये हमारी क्या होगी? कंडीशन तय होगी कि ये कांस्टेंट हमारा टेम्परेचर होगा। The rate at which the substance react, the rate at which the substance react is proportional to active masses or the active concentration, and the rate of the chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substance. यहाँ पर अगर हम देखें, let's suppose हम A प्लस बी को आपस में क्या करवा रहे हैं? रिएक्ट करवा रहे हैं, और हमें एक प्रोडक्ट मिल रहा है सी प्लस डी। और अगर हम बात करें, ये जो कंडीशन दी गई है वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर दी गई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना तय है। सो अगर हम इस स्टेटमेंट को ऊपर फोकस करें, यहाँ पर कह रहा है कि द रेट एट व्हिच सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास, यानी कि कोई भी रिएक्शन बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने की वजह जो होती है वो उसका एक्टिव मास होगा। यानी कि ये देखिए हमारे क्या है? एक्टिव मासेस है। मैंने ये दोनों इस वजह से है क्योंकि हमें बताया कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो मतलब कभी भी कंप्लीशन में नहीं जाते, और एट द सेम टाइम जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है, और एट द सेम टाइम जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो रिएक्टेंट में भी चेंज होता है। सो ये दोनों के ऊपर फोकस मतलब डिपेंड करेगा। सो जब भी हम इनका जो मासेस बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, जब भी हम प्रोडक्ट का मतलब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? वो बैकवर्ड रिएक्शन मूव करके वो क्या बनाएगा? हमारा रिएक्टेंट बनाएंगे। सो यहाँ पर ये तो पहली लाइन क्लियर हो गई। और दूसरी लाइन के ऊपर अगर हम फोकस करें कि एट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एंड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, यानी कि जो रेट होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हमारा क्या होगा? मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है किनके साथ होता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड। सो जितना ये आगे बढ़ेगा उसके साथ साथ वो उतना ही पीछे भी चला आएगा। सो हमारा जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो रिएक्टेंट में चेंज होते जाएंगे। इस वजह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द रेट ऑफ द रिएक्शन वो इक्वल होता है रेट ऑफ द बैकवर्ड, यानी कि फॉरवर्ड जो होगा वो बैकवर्ड के इक्वल होगा। सो यहाँ पर कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मासेस पर डिपेंड करता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करेगा वो किन पर करेगा? एक्टिव मासेस पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। यानी कि अगर हम क्या करेंगे? एक्टिव मासेस को बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें कि जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट साइड के ऊपर। सो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो इनके साथ डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के, यानी कि रेट ऑफ द, यहां पर लिखिए सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है किनके साथ? रिएक्टेंट के। सो ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी देंगे, और प्रोपोर्शनलिटी देने के बाद हम क्या करेंगे? उनके एक्टिव मास
और एक्टिव मासेस हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट होगा और उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और ये जो होता है यहाँ पे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। यहाँ पर देखें कि ये जो होता है द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मासेस। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया हुआ है। सो ये तो बात हो गई किनके साथ, फॉरवर्ड रिएक्शन की। अगर हम बात करें बैकवर्ड रिएक्शंस के ऊपर, सो रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन हम लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शंस। यहाँ पर मैं आर लिख रहा हूँ जस्ट। सो वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किनके साथ, प्रोडक्ट के साथ, ए यानी कि सी एंड डी। जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। जब भी हम रिएक्टेंट की मतलब क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रेट इंक्रीज होगा, रेट इंक्रीज होने की वजह से वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ये जब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे, और जब हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो बैकवर्ड मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। सो और मैंने ये बताया हुआ है, ये जो सारा सिस्टम होता है वो क्लोज सिस्टम में होता है। ठीक, अगर हम बात करें, मैंने बताया हुआ है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ द बैकवर्ड, यानी कि इनको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। ठीक, सो रेट मतलब क्या होता है, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें आर के साथ, आर, और अगर हम प्रोपोर्शनल यानी कि प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम लिखेंगे K1 लिख सकते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, A एंड B। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वलिटी देंगे। इक्वलिटी देने के बाद हम क्या करेंगे, यही सेम तरीका लिखेंगे R यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, और उसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, और K2। ठीक, सो नाउ C एंड D। सो अगर यहाँ पर देखें कि ये जो हमारी R है वो कैंसिल हो जाएगी। सो हमारा क्या बनता है, K1 A B will be equal to K2 C एंड D के साथ। ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारी बन गई। सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो मल्टीप्लाई कर रही है किनके साथ, K1 के साथ, यानी कि ये जो K रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट को, किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, रेट कांस्टेंट को, ना कि रेट को। सो रेट कांस्टेंट, सो यहाँ पर देखिए K2 क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। सो K1 को इधर ले आए और ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसको इधर ले जाए। सो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, K1 अपॉन K2, और यहाँ पर हम लिखेंगे C एंड D, यानी कि जो कि प्रोडक्ट है, और उसको हम नीचे क्या लिखेंगे, A एंड D। सो यहाँ पर क्या है कि ये K1 यानी कि रेट जो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का, एंड K2 यानी कि रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे इसके साथ Kc, जो कि कहलाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि बराबर होगा हमारा C यानी कि एंड D और A अपॉन B, सॉरी हाँ, A अपॉन B। सो C अपॉन D जो है हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, और जो हमारा A अपॉन ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, और जो नीचे होता है उसको हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। सो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एक्चुअली रेशो भी है, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द Kc, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम। Kc को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस में इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये क्या करते हैं कि डायरेक्शन दिखाते हैं रिएक्शंस का कि किस तरह मूव करना है। अब हम ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट द SI यूनिट ऑफ द Kc नाउ, ये याद कर लें कि जो वैल्यू जो SI यूनिट ऑफ द Kc होता है वो वेरिएबल होता है। वो किस वजह से होता है, मैंने बताया हुआ है कि जो Kc होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में क्या होते हैं हमारे कुछ नंबर ऑफ मोल्स भी आ सकते हैं, यानी कि लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है A मोल्स ऑफ रिएक्टेंट A, यानी कि यहाँ पर ये जो स्मॉल a है ये इसको नंबर ऑफ द मोल्स शो करवा रहा है, और अगर हम बात करें ये जो स्मॉल b है ये भी यहाँ पर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स शो करवा रहा है। इस तरह से C एंड D, और यहाँ पर क्या है, हमारे जो कैपिटल लेटर्स है वो क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पर हमारे ये क्या है, प्रोडक्ट है। मैंने बताया हुआ है कि जो Kc होता है, Kc इज इक्वल प्रोडक्ट अपॉन
इसको हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट और अपॉन रिएक्टेंट, ठीक, ये बात हो गई। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने बताया हुआ है कि जो रेट होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ देयर द एक्टिव मासेस, मैंने बताया था पहले। सो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोडक्ट में क्या है हमारे सी एंड डी, और उसका क्या है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, जो ये जो मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ द मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर देखें सी एंड यहाँ पर क्या है डी। जब भी हम एसआई यूनिट निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये याद कर लें, ये जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसको हम स्क्वायर में लिख देंगे, यानी कि ये जो हमारा सी है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी लिखेंगे, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी है वो कितने हैं, डी टाइम्स। सो यहाँ पर हमने डी लिखा हुआ है। और जब भी हम रिएक्टेंट के ऊपर बात करेंगे, सो रिएक्टेंट के ऊपर में सेम ही बात लिखेंगे, यानी कि ए, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी के साथ, और यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ए एंड बी। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए एंड उसका स्क्वायर बी। यहाँ पर देखें जो केसी होता है वो एक्चुअली कंसंट्रेशन शो करवाता है। इन कंसंट्रेशन मैंने बताया जो होता है वो उसका एसआई यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, या आप मोल पर यूनिट वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। सो केसी यानी कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे सी, और इसी तरह मोल पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या लिखेंगे डी लिखेंगे। सो अपॉन सेम इसी तरह मोल अपॉन बी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ए नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि उसका स्क्वायर लेंगे, और इसी तरह क्या लिखेंगे बी, और उसमें जो स्क्वायर है वो कितनी है बी है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मोल अपॉन यूनिट वॉल्यूम। सो यहाँ पर देखें कि अगर वैल्यू ऑफ द वन, क्या यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो वन होंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो वन होंगे, तो यहाँ पर जो स्क्वायर जो होगी वो एक लिखेंगे, जो कि समझी जाती है। सो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे, अगर ये जो इनके मतलब नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तभी इनमें क्या होगा, ऐसा यूनिट बनेगा। Otherwise, अगर number of moles of the reactant and product are same, then the Kc has no any SI unit. So हम नहीं लिख सकते। अगर जो number of moles of the reactant and products are variable, then we can write it the SI unit of the Kc. So I hope you have got this. So dear students, अगर हम यहाँ पर एक example लें कि how to find out the SI unit of Kc, यहाँ पर देखें कि हम H2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं आयोडीन के साथ, और ये हमारा क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जिसमें हमें मिलते हैं H2HR। ठीक हो गया। सो इसको हम क्या लिखेंगे, Kc के इस फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें, Kc, इसको हम क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, जो कि हमारा यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो जस्ट हाइड्रोजन आयोडाइड है, यानी कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो कि है HR। और देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हैं वो कितने हैं 2, तो उसका हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे। सो अगर हम बात करें रिएक्टेंट के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए हमारे कितने रिएक्टेंट है 2 दिए गए, और मैंने बताया हुआ है कि उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है H2 and R2। ये H2 and R2 are the not the number of moles, मैंने ये जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो रिएक्टेंट से पहले होते हैं। सो ये क्या होंगे यहाँ पर, ये हमारा क्या है मॉलिक्यूल है। सो यहाँ पर देखिए, सो जब भी हम मैंने बताया हुआ है कि प्रोडक्ट का हम जो मतलब कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल अपॉन लीटर, यहाँ के हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम या फिर लीटर भी लिख सकते हैं। सो उसका हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, और इससे इसी तरह क्या करेंगे मोल अपॉन वॉल्यूम, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, मोल अपॉन वॉल्यूम के साथ। सो यहाँ पर देंगे कि यहाँ पर वन समझा जाएगा, तो इसका जो हम स्क्वायर होता है वो क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो मोल अपॉन वॉल्यूम, यानी कि इसका क्या लेंगे स्क्वायर, यानी कि मोल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर। सेम इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा मोल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम स्क्वायर। सो जब भी हम इसका एसआई यूनिट फाइंड करेंगे केसी का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मोल से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द वॉल्यूम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देयर इज नो एसआई यूनिट ऑफ एनी केसी।
जब भी नंबर ऑफ मोल्स यानी कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के सेम होंगे, सो SI यूनिट ऑफ द केसी विल नॉट बी अपीयर। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है? सेम है। जब भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जब भी वेरिएबल होंगे, तभी उनका क्या बनेगा? हमारा SI यूनिट बनेगा। So dear students, now we are going to discuss on the application of the Kc। मैंने बताया हुआ है कि जो Kc होता है वो एक्चुअली रेशियो होता है प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट, और ये भी बताया हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ Kc होता है फॉर ईच रिएक्शन इज कांस्टेंट। ये याद कर लें कि द वैल्यू ऑफ द Kc ऑफ ईच रिएक्शन इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। लेट्स सपोज कोई एक रिएक्शन है जिसका वैल्यू ऑफ द Kc इज 5, लेट्स सपोज, और उसका जो अगर जो SI यूनिट निकालते हैं वो भी वेरी होता जाता है। सो ये कुछ पॉइंट है, याद कर लें, अभी हम पढ़ने वाले हैं इनके ऊपर भी, लेकिन फिलहाल आप ये जो एप्लीकेशन ऑफ द Kc है वो पढ़ें। कोई रिएक्शंस ऐसा होता है, लेट्स सपोज जिसका केस वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट रेशियो। लेट्स सपोज ये हमारा क्या है? Kc ऑफ द ये रिएक्शन है, यानी कि Kc इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट। सो ऐसे रिएक्शंस जिनमें Kc ग्रेटर दिखाए, द वैल्यू ऑफ द Kc इज ग्रेटर देन द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट। लेट्स सपोज द वैल्यू ऑफ Kc is 5 but the ratio is less than 5, so value of the Kc is 5 but the ratio of the product upon reactant is less than 5। so ऐसे जो reactions होंगे वो फॉरवर्ड मूव करेंगे, जिनका वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का वैल्यू कम होगा, वैल्यू ऑफ द Kc, वो आगे बढ़ेंगे। क्यों आगे बढ़ेंगे? क्योंकि वो अपना जो वैल्यू होगा वो उसके बराबर करना चाहेंगे, यानी कि वैल्यू जो होगा Kc का उसके बराबर होगा, तभी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा तभी वो इक्वल बन जाएंगे। सो जब भी हमारा वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट अपॉन द रिएक्टेंट, द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। सो ये याद कर लें, द रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या होगा? डायरेक्शन उनका फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी कि जो रिएक्टेंट होंगे वो प्रोडक्ट में ज्यादा चेंज होंगे, तभी जाकर उसका वैल्यू ऑफ जो Kc होगा वो हमें गेन हो जाएगा। और जब भी वैल्यू ऑफ Kc इज लेस देन होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इट मींस इट इज द रिवर्स ऑफ द दिस। सो यहां पर क्या होगा कि ये जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा, यानी कि ये अब क्या करना चाहेंगे कि अपना वैल्यू जो होगा, रेशियो जो होगा उसको कम करना चाहेगा एज इक्वल टू द Kc, तभी जाकर एक जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा इक्वल बन जाएंगे। सो when the value of Kc is less than the product upon reactant, the reaction will be moved backward direction, यानी कि ये क्या करेंगे? बैकवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि ये जो Kc का वैल्यू है वो बराबर होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे वो बराबर होंगे किनके साथ? प्रोडक्ट के साथ, तभी जाकर जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा, यानी कि रेट ऑफ द बैकवर्ड डायरेक्शन। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ द Kc एक्चुअली डिफाइंस व्हाट? द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शंस, यानी कि क्या करेंगे? ये डायरेक्शन ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी कि ये हमेशा किन में होता है? रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है।